गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक टॉपिक है जो रूल ऑफ लॉ, उसको समझेंगे। तो रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ जो है वो कानून का एक सिद्धांत है जो इंग्लैंड से लिया गया है और जिसकी जड़ें इस सिद्धांत में हैं कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। और जब बात कानून के कार्यान्वयन और न्यायालय के क्षेत्राधिकार से आती है तो व्यक्ति का पद और उसकी जो रैंक है वो अप्रासंगिक हो जाती है। और कानून का शासन से तात्पर्य व्यक्ति के कठोर और असभ्य मनमाने व्यवहार का सामना नहीं करना चाहिए। यह शब्द कानून से जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब है कि मनुष्य हो या समाज का किसी भी व्यक्ति या शासक द्वारा शोषित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें ऐसे सिद्धांतों द्वारा शासित किया जाना चाहिए जो लागू करने वाली सत्ता के मनमाने निर्णय से परे हो। कोई भी आर्बिट्रेरीनेस या कोई भी ऐसा रूल या कानून जो समाज के अन्य व्यक्तियों के लिए आर्बिट्रेरी या शोषित करने वाली नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें ऐसे सिद्धांतों द्वारा शासित किया जाना चाहिए जो लागू करने वाली सत्ता के मनमाने निर्णय से परे हो और प्रत्येक संबंधित व्यक्ति पर समान रूप से लागू हो। सिद्धांतों की कोई एग्जीक्यूटिव सूची नहीं है, लेकिन नीचे दिया गया चार्ट कुछ प्रमुख सिद्धांतों की पहचान करता है। कानून के शासन के सिद्धांत की उत्पत्ति सर एडवर्ड कोक जेम्स प्रथम के शासनकाल में मुख्य न्यायाधीश थे। इस सिद्धांत के संस्थापक थे। एक लड़ाई में राजा के खिलाफ उन्होंने सफलतापूर्वक यह तर्क किया कि राजा को भगवान और कानून दोनों के अधीन होना चाहिए। उन्होंने कानून की सर्वोच्चता की स्थापना की। प्रोफेसर एवी डाइस ने कोक के सिद्धांत को विकसित किया। 1885 में उन्होंने अपनी क्लासिक पुस्तक कानून और संविधान में कानून के शासन के 3 सिद्धांत दिए हैं। पहला है कानून की सर्वोच्चता, कानून के समझ समानता और कानून प्रभाव की प्रधानता। कानून की सर्वोच्चता है यह सिद्धांत कानून के शासन विवेकाधीन शक्तियों से संबंधित है। कोई भी व्यक्ति जो सजा नहीं दी जा सकती, अधिकारी द्वारा वैध रूप से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, सिवाय कानून के उल्लंघन के। दूसरे शब्दों में, सभी सरकारी क्रियाएं कानून द्वारा अधिकृत होनी चाहिए या सरकार को अपनी कानूनी शक्तियों के भीतर काम करना चाहिए। कार्यपालिका वैध रूप से उन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती जो सामान्य संवैधानिक कानूनों के दायरे में नहीं है। एटिंग बनाम कैरिंगटन 1765 का वाद है। यह निर्णय लिया गया कि वारंट जारी करने और एटिंग के घर में घुसने का कोई कानूनी समर्थन नहीं था, इसलिए वारंट को अवैध और अमान्य घोषित किया गया। डाइस ने इस कानून के इस पहलू पर जोर दिया। उन्होंने तर्क किया कि किसी को भी केवल विशेष कानूनी उल्लंघन के अलावा सजा नहीं दी जानी चाहिए, यह कि हर व्यक्ति चाहे उसकी रैंक कुछ भी हो कानून के अधीन है। कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता। हर व्यक्ति रैंक की परवाह किए बिना देश की सामान्य कानूनों के अधीन है। सरकार और उसके अधिकारियों को कानून से कोई विशेष छूट या सुरक्षा नहीं हो सकती। डाइसी ने दावा किया कि हर अधिकारी कानूनी जस्टिफिकेशन के बिना प्रत्येक कार्य के लिए जिम्मेदारी वहन करता है, जैसा कोई नागरिक करता है। थॉमस फुलर ने कहा, चाहे आप जितने भी ऊंचे क्यों न हो, कानून आपसे ऊपर है। कानून की प्रधानता, तो यह सिद्धांत व्यक्तिगत अधिकारों से संबंधित है। अदालतें उन्हें अपने निर्णयों में इस तरह से संरक्षित करती हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान हो। संसद विशेष समस्याओं पर कानून बनाती है। इसके विपरीत अधिकारों को विधेयक दस्तावेज होते हैं जो सभी प्रकार के अधिकारों का वादा करते हैं। ये वादे इतने सामान्य होते हैं कि इतने सारे अर्थों में सक्षम होते हैं कि वे निरर्थक हो जाते हैं।
इसके अलावा अधिकारों का विधेयक सरकार द्वारा सम्मानित नहीं किया जा सकता या लागू नहीं किया जा सकता। यह डाइस का विश्वास दर्शाता है कि सामान्य कानून नागरिकों को एक लिखित संविधान से अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। जब कानून के स्रोत छिपे और अस्पष्ट होते हैं और अधिकांश इसे न्यायाधीशों के द्वारा स्थापित किए गए सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, तो यह नागरिकों के अपने कार्यों के परिणाम और उनकी भविष्यवाणी जानने के अधिकार को छीन लेते हैं। जेरेमी बेंथम ने सामान्य तौर पर पारंपरिक कानून और विशेष रूप से सामान्य कानून की आलोचना की है, क्योंकि यह इस आवश्यकता को पूरा करने में असफल रहा है। कानून के शासन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। औपचारिक कानून का शासन, तो फॉर्मल रूल ऑफ लॉ कानून को एक उपकरण सरकार के रूप में देखता है, लेकिन यह इस पर कानून को कैसे नियंत्रित करना चाहिए या कानून के शासन की औपचारिक परिभाषाएं कानून की न्याय संगतता पर भी कोई निर्णय नहीं देती, बल्कि वे इसे कानूनी ढांचे की विशिष्ट प्रक्रियात्मक विशेषताओं को परिभाषित करते हैं, जिन्हें कानून के अनुरूप पालन होना चाहिए। औपचारिक अवधारणा का कहना है कि कानून के शासन को तब माना जाता है जब कानून कुछ औपचारिक प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पालन करते हैं। कानूनी नियम सामान्य, भविष्य दृष्टि वाले, स्पष्ट, असंवेदनशील, अपेक्षाकृत स्थिर और प्रकाशित आदि होने चाहिए। कानून कार्यवाही कानूनी नियमों को सही आवेदन को सक्षम करना चाहिए, जो निष्पक्ष हो, खुली हो और एक स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा निगरानी या समीक्षा की जा रही हो। औपचारिक कानून के साथ अन्य प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं हैं। आरोपित व्यक्तियों की निष्पक्ष सुनवाई, साक्ष्य और तर्कों का उपयोग, कानूनी परामर्शदाता द्वारा प्रतिनिधित्व का अधिकार, गवाहों से सवाल पूछने का अधिकार और किसी विशेष निर्णयों के कारणों सुनने का अधिकार, जिसमें एक अदालत या न्यायाधिकरण अंततः पहुंचता है। आधुनिक समय में सबसे प्रमुख और औपचारिकतावादी न्यायमूर्ति एंटोनिन स्कालिया हैं, जिन्होंने कानून के शासन को नियमों के कानून के रूप में शीर्षक से एक प्रसिद्ध लेख लिखा है। आलोचना। एक पूर्ण रूप से औपचारिक कानून का शासन व्यक्ति के दुरुपयोग, तानाशाही शासन, अवैध सरकारों का जन्म दे सकता है, जो औपचारिक प्रक्रियात्मक नियमों का पालन कर सकते हैं, लेकिन इसके सार जो अधिकारों की सुरक्षा का है उल्लंघन करते हैं। इसमें भेदभावपूर्ण प्रथाओं या नागरिकों को अनुचित दबाव हो सकता है। औपचारिक कानून का शासन नैतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से युक्त नहीं हो सकता, क्योंकि नियम केवल निराकार समान दिशा निर्देश होते हैं। उदाहरण के लिए, अतीत में नस्लवादी और लिंगवादी नियम बनाए गए थे, जिनमें सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। दूसरा है सामग्री आधारित कानून का शासन, सब्सटेंटिव रूल ऑफ लॉ। तो किसी मानदंड की सामग्री के लिए एक सेट मानक होना चाहिए, जो नैतिक रूप से यह साबित हो कि कानून शासन की सामग्री आधारित अवधारणाएं आगे बढ़ती हैं और ऐसे सामग्री अधिकारों को शामिल करती हैं जो कानून के शासन को आधारित या प्राप्त मानी जाती हैं। सामग्री आधारित अवधारणा के अनुसार कानून के शासन को केवल प्रक्रियात्मक और औपचारिक आवश्यकताओं तक सीमित नहीं माना जाना चाहिए, जबकि इन आवश्यकताओं को जोड़ देते हुए कानून के शासन को अतिरिक्त रूप से यह मांग करनी चाहिए कि कानून किसी महत्वपूर्ण अर्थ में न्यायसंगत हो। इसका मतलब है कि कानून को मौलिक अधिकारों की गंभीरता से लेना चाहिए। इसे मानव आचरण के लिए नैतिक रूप से अधिकृत मार्गदर्शक कहा जाता है। डाइसी के सिद्धांतों की अन्य व्याख्याएं। इसके डाइस द्वारा निर्धारित 3 सिद्धांतों को कई तरीकों से विकसित और व्याख्यायित किया गया है। कुछ विचारकों और शोधकर्ताओं ने इन्हें 3 से अधिक सिद्धांतों में विभाजित किया है। वर्तमान में सबसे प्रसिद्ध व्याख्या निम्नलिखित ब्रिटिश न्यायाधीश टॉम विंघम द्वारा की गई है। उन्होंने कानून के शासन के 8 मौलिक सिद्धांत दिए हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला है कानून में स्पष्टता और भविष्यवाणी। यह अधिकारों को सुनिश्चित करने के और कुछ कार्यों के परिणामों को जानने के लिए है। कानून के आवेदन द्वारा अधिकार और दायित्वों से संबंधित समस्याओं का समाधान, न कि विवेकाधार द्वारा। कानून का समान रूप से सभी पर लागू होना, सिवाय उचित भेदभाव के मामले में। मंत्रियों और सार्वजनिक अधिकारों को सौंपे गए अधिकारों का न्यायसंगत उपयोग।
कानून को व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और गारंटी देना चाहिए। कानून को विवादों के समाधान के लागत और समय प्रभावी प्रदान करना है, चाहे विशेषकर जब अतिरिक्त विवाद समाधान विफल हो चुका है। सभी को निष्पक्ष परीक्षण का अधिकार मिलना चाहिए। चौथा है, कानून घरेलू कानून के शासन का पालन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों मानकों के अनुरूप होना चाहिए। भारत में कानून के शासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। यह मामला इस विवाद से उत्पन्न हुआ कि संसद संविधान को कितनी हद तक संशोधित कर सकता है। यह निर्णय लिया गया कि संसद संविधान की मौलिक संरचना को नहीं बदल सकती। इस निर्णय ने संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों की पृथक्करण और कानून के शासन को संविधान की मौलिक संरचना का अभिन्न हिस्सा माना है। इस प्रकार कानून के शासन की अवधारणा को मजबूत किया है। इंदिरा गांधी नेहरू बनाम राजनारायण 1975। यह मामला राज्य न्यायालय द्वारा 1971 में इंदिरा गांधी की चुनावी जीत को चुनौती देने के समर्थन में था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कानून का शासन संविधान की मौलिक संरचना का हिस्सा है। हालांकि कुछ संशोधन उनके चुनाव को पूर्वव्यापी रूप से वैध बनाने के लिए किए गए थे। यह मामला भारतीय संविधान न्यायिक शास्त्र में कानून के शासन के महत्व को दोहराने में महत्वपूर्ण था। एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 1976। यह एक ऐतिहासिक मामला था जिसमें आपातकाल 1975-1977 के दौरान नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के संबंध में उठाए गए सवाल थे। यह मामला तब उत्पन्न हुआ जब हैबियस कॉर्पस निलंबित कर दिया गया, जो एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से डिटेंशन किए हुए व्यक्ति को हिरासत से राहत प्राप्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के पक्ष में निर्णय दिया और यह कहते हुए कि आपातकाल के दौरान व्यक्तियों को राहत प्राप्त करने का अधिकार नहीं था क्या? सुप्रीम कोर्ट ने आपातकाल के दौरान व्यक्तियों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को लागू करने के लिए अदालत में जाने का अधिकार निलंबित किया जा सकता है। इस मामले में भारत के कानून के शासन को बनाए रखने के संदर्भ में एक निचले स्तर के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह एक उदाहरण था जहां न्यायपालिका ने मनमानी की और राज्य कार्रवाई के खिलाफ व्यक्तियों के अधिकारों को बनाए रखने में विफलता दिखाई। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 का महत्वपूर्ण वाद है और इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को विस्तार से बताया गया है। ये स्थापित करते हैं कि कोई भी कानून जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है उसे न्याय संगत, उचित और विवेकपूर्ण होना चाहिए। इस प्रकार कानून के शासन का अनुप्रयोग को मजबूत किया।